अध्याय 18 डॉबी का पुरस्कार। हैरी, रॉन, जिनी और लॉकहार्ट जब दरवाजे की चौखट पर खड़े थे तो एक पल के लिए अंदर खामोशी छा गई। वे गंदगी, कीचड़ और खून हैरी के मामले में से सने हुए थे। फिर एक चीख सुनाई दी। जिनी! चीखने वाली मिसेस वीजली थी, जो अंगीठी के सामने बैठकर रो रही थी। वे उछलकर खड़ी हुई और उनके ठीक पीछे मिस्टर वीजली भी थे। दोनों ने लपककर अपनी बेटी को गले लगा लिया। बहरहाल हैरी उन्हें नहीं बल्कि उनके पीछे देख रहा था। मेंटल पीस के पास खड़े प्रोफेसर डंबलडोर मुस्कुरा रहे थे। पास ही प्रोफेसर मैकगोनागल भी खड़ी थीं और वे अपनी छाती पर हाथ रखकर गहरी सांसें ले रही थीं। ज्वाला हैरी के कान के पास उड़ता हुआ गया और डंबलडोर के कंधे पर बैठ गया और फिर मिसेस वीजली ने हैरी और रॉन को कसकर गले लगा लिया। तुमने इसे बचा लिया, तुमने इसे बचा लिया, तुमने यह कैसे किया? प्रोफेसर मैकगोनागल धीमे से बोली। मुझे लगता है कि हम सब यह जानना चाहते हैं। मिसेस वीजली ने हैरी को छोड़ दिया। वह एक पल के लिए झिझका, फिर टेबल के पास तक गया और वहां बोलती टोपी, माणिक जड़ी तलवार और रिडल की डायरी रख दी। फिर उसने उन लोगों को सब कुछ बताना शुरू किया। वह लगभग 15 मिनट तक बोलता रहा और उत्सुक लोग खामोशी से उसकी बात सुनते रहे। उसने उन्हें बताया कि किस तरह उसे अदृश्य आवाज सुनाई देती थी, किस तरह हरमाइनी ने आखिरकार यह समझ लिया कि जो उसे आवाजें सुनाई दे रही हैं वो पाइपों में घूम रहे कालदृष्टि की आवाज थी, किस तरह उसने और रॉन ने अंधेरे जंगल में मकड़ियों का पीछा किया जहां एरेगॉग ने उन्हें बताया कि कालदृष्टि का पिछला शिकार कहां मरा था, किस तरह उसने अनुमान लगाया कि वह शिकार मायूस मीना ही रही होगी और रहस्यमय तहखाने का प्रवेश द्वार बाथरूम में ही होना चाहिए। जब वह रुका तो प्रोफेसर मैकगोनागल ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, बहुत बढ़िया, तो तुमने पता लगा लिया कि प्रवेश द्वार कहाँ था। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगी कि ऐसा करते समय तुमने स्कूल के लगभग 100 नियम तोड़े होंगे, परंतु पॉटर, तुम सब लोग वहां से जिंदा कैसे निकल आए? अब तक बहुत ज्यादा बोलने के कारण हैरी की आवाज भर्राने लगी थी। इसी भर्राई आवाज में उसने बताया कि ज्वाला सही समय पर आ गया था और बोलती टोपी ने उसे तलवार दे दी थी, परंतु तभी वह रुका। उसने जानबूझकर अब तक रिडल की डायरी या जिनी का जिक्र नहीं किया था। जिनी अपनी माँ के कंधे पर सिर टिकाकर खड़ी थी और उसके गालों पर अब भी आंसू खामोशी से बह रहे थे। हैरी ने दहशत में सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। रिडल की डायरी अब काम नहीं करेगी। अब यह कैसे साबित हो सकता है कि डायरी ने ही जिनी को यह सब करने के लिए मजबूर किया था? हैरी ने मदद के लिए डंबलडोर की तरफ देखा, जो हल्के से मुस्कुराए। उनके आधे चांद के आकार के चश्मे में आग की रोशनी चमक रही थी। डंबलडोर धीरे से बोले, मेरी सबसे ज्यादा रुचि यह जानने में कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने जिनी को किस तरह अपने वश में कर लिया, जबकि मेरे सूत्रों के अनुसार वह इस समय अल्बानिया के जंगलों में छुपा हुआ है। हैरी को बहुत राहत मिली। उसे जबरदस्त राहत का एहसास हुआ। क्या? मिस्टर वीजली ने सदमे में कहा। तुम जानते हो कौन जिनी को वश में? परंतु जिनी वश में नहीं है, जिनी वश में नहीं है। क्या सचमुच? हैरी ने जल्दी से डायरी उठाकर डंबलडोर को दिखाते हुए कहा, यह काम इस डायरी ने किया था। जब रिडल 16 साल का था तब उसने यह डायरी लिखी थी। डंबलडोर ने हैरी से डायरी ले ली और अपनी लंबी मुड़ी हुई नाक के नीचे रखकर उत्सुकता से उसके जले और गीले पन्ने देखे। बेहतरीन, वे धीमे से बोले। यह बात तो तय है, वह हॉगवर्ट्स का अब तक का शायद सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी था। वे वीजली परिवार की ओर मुड़े, जो पूरी तरह हैरान दिख रहे थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का असली नाम टॉम रिडल था। 50 साल पहले मैंने खुद उसे हॉगवर्ट्स में पढ़ाया था। स्कूल से निकलने के बाद वह गायब हो गया, बहुत दूर दूर तक घूमा, गुप्त कलाओं में गहराई तक डूब गया, बुरे से बुरे जादूगरों की सोहबत में रहा, इतने सारे खतरनाक जादुई रूप परिवर्तनों से गुजरा कि जब वह लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बनकर दोबारा सामने आया तो उसे पहचानना आसान नहीं था। शायद ही किसी ने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को उस बुद्धिमान और आकर्षक लड़के के साथ जोड़कर देखा जो कभी यहाँ हेड बॉय था। परंतु जिनी, मिसेस वीजली बोली, हमारी जिनी का उससे क्या लेना देना था? जिनी ने सुबकते हुए कहा, उसकी डायरी, मैं उसमें लिखती रहती थी और वो पूरे साल मुझे जवाब देता था। मिस्टर वीजली हक्के बक्के दिखते हुए बोले, जिनी, क्या मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? मैंने तुमसे हमेशा क्या कहा था, कभी किसी सोचने वाली चीज पर विश्वास मत करना जिसके बारे में यह मालूम ना हो कि उसका मस्तिष्क कहाँ है। तुमने यह डायरी मुझे या अपनी माँ को क्यों नहीं दिखाई? इतनी संदिग्ध चीज, स्पष्ट रूप से इसमें काला जादू भरा था। मैं नहीं जानती थी, जिनी सुबकने लगी। मुझे ये डायरी उन किताबों के भीतर मिली थी जो मम्मी ने मुझे दी थी। मुझे लगा कि किसी ने उसे बस वहां छोड़ दिया है और इसके बारे में भूल गया है। डंबलडोर सख्त लहजे में बीच में बोले, मिस वीजली को सीधे अस्पताल जाना चाहिए। यह उसके लिए बहुत यातना भरा दौर था। उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। उससे बड़े और ज्यादा समझदार जादूगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से धोखा खा चुके हैं। उन्होंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाकर उसे खोला। बिस्तर पर आराम और शायद गर्म चॉकलेट का एक बड़ा धुआं निकालता मग। मैंने हमेशा पाया है कि इससे मेरी हालत सुधर जाती है। उन्होंने जिनी की तरफ दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा,
मैडम पॉम्फ्री तुम्हें इस समय भी जागती हुई मिलेंगी। वे बेजान लोगों को मंत्र कवच का काढ़ा पिला रही होंगी। मुझे लगता है काल दृष्टि के शिकार किसी भी पल होश में आ जाएंगे। रॉन ने खुश होते हुए कहा। तो हरमाइनी आज ठीक हो जाएगी? डंबलडोर बोले। ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है जो ठीक ना हो सके। मिसेस वीजली जिनी को बाहर ले गई और मिस्टर वीजली भी उनके पीछे चले गए। वे अब भी बहुत बुरी तरह विचलित दिख रहे थे। प्रोफेसर डंबलडोर ने कुछ सोचते हुए प्रोफेसर मैकगोनागल से कहा, देखो मिनर्वा, मैं सोचता हूँ कि इसके बाद एक अच्छा जश्न होना चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है कि आप किचन में जाकर इसकी तैयारी करने की खबर दे दें। ठीक है, प्रोफेसर मैकगोनागल ने फुर्ती से कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। पॉटर और वीजली से निपटने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपती हूँ, ठीक है? बिल्कुल, डंबलडोर ने जवाब दिया। प्रोफेसर मैकगोनागल चली गई। हैरी और रॉन अनिश्चितता से डंबलडोर को ताकते रहे। उनसे निपटने की जिम्मेदारी से प्रोफेसर मैकगोनागल का ठीक ठीक क्या मतलब था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें सजा मिलने वाली हो? डंबलडोर बोले, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने तुम दोनों को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर तुमने स्कूल के नियम तोड़े तो मुझे तुम्हें स्कूल से बाहर निकालना पड़ेगा। रॉन ने दहशत में अपना मुंह फाड़ा, जिससे यह पता चलता है कि अच्छे से अच्छे आदमी को भी कई बार अपने शब्द वापस लेने पड़ते हैं। डंबलडोर मुस्कुराते हुए आगे बोले, तुम दोनों को स्कूल की सेवाओं के लिए विशेष पुरस्कार मिलेगा और मुझे देखने दो। हाँ, मैं सोचता हूँ कि तुम दोनों को गरुड़द्वार के लिए 200 पॉइंट भी मिलना चाहिए। रॉन का चेहरा लॉकहार्ट के वैलेंटाइन के फूलों की तरह चमकीला गुलाबी हो गया और उसने अपना मुंह दोबारा बंद कर लिया। डंबलडोर ने आगे कहा, परंतु हम में से कोई भी अब भी इस खतरनाक अभियान में अपनी भूमिका के बारे में बिल्कुल खामोश है। इतनी विनम्रता क्यों दिखा रहे हो गिल्डरॉय? हैरी चौंक गया। वो लॉकहार्ट के बारे में तो भूल ही गया था। वो पलटा, उसने देखा कि लॉकहार्ट कमरे के एक कोने में खड़ा हुआ था और अब भी बेवजह मुस्कुरा रहा था। जब डंबलडोर ने इसकी तरफ देखते हुए उसका नाम लिया तो लॉकहार्ट ने पीछे मुड़कर देखा कि वे किससे बोल रहे थे। प्रोफेसर डंबलडोर, रॉन ने तुरंत कहा। रहस्यमय तहखाने में एक दुर्घटना हो गई थी। प्रोफेसर लॉकहार्ट। क्या मैं प्रोफेसर हूँ? लॉकहार्ट ने हल्के से आश्चर्य से कहा। बहुत बढ़िया, मुझे तो लग रहा था कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, रॉन ने डंबलडोर को शांतिपूर्वक बताते हुए कहा। लॉकहार्ट ने हम पर याददाश्त भुलाने के मंत्र पढ़ने की कोशिश की थी, परंतु छड़ी ने पलटकर उन्हीं पर मंत्र दे मारा। अच्छा, डंबलडोर ने कहा और अपना सिर हिलाया। उनकी लंबी सफेद मूछें फड़क रही थी। अपने ही तलवार से चोट खा गए गिल्डरॉय। तलवार? लॉकहार्ट ने सकपकाते हुए कहा। मेरे पास तलवार नहीं है, उस लड़के के पास है। उन्होंने हैरी की ओर संकेत किया। वह आपको तलवार दे सकता है। डंबलडोर रॉन से बोले, क्या तुम प्रोफेसर लॉकहार्ट को अस्पताल ले जा सकते हो? मैं हैरी से अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ। लॉकहार्ट टहलते हुए बाहर चला गया। दरवाजा बंद करते समय रॉन ने डंबलडोर तथा हैरी की तरफ पलटकर अजीब निगाहों से देखा। डंबलडोर आग के पास वाली कुर्सी तक पहुंचे। फिर वे बोले, बैठ जाओ हैरी। और हैरी न जाने क्यों घबराहट महसूस करते हुए बैठ गया। हैरी, सबसे पहले तो मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, डंबलडोर ने कहा। उनकी आंखों में एक बार फिर चमक दिख रही थी। तुमने तहखाने में मेरे प्रति सच्ची वफादारी दिखाई होगी। इसके अलावा कोई दूसरी चीज ज्वाला को तुम तक नहीं पहुंचा सकती थी। उन्होंने ज्वाला को थपथपाया, जो अपने पंख फड़फड़ाते हुए उनके घुटनों पर बैठ गया था। जब डंबलडोर ने उसे देखा तो हैरी अजीब ढंग से मुस्कुराया। तो तुम टॉम रिडल से मिल लिए? डंबलडोर ने सोचते हुए कहा। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि तुमसे मिलने में उसकी सबसे ज्यादा रुचि रही होगी। हैरी को जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, अचानक वो उसके मुंह से धड़धड़ाती हुई निकल गई। प्रोफेसर डंबलडोर, रिडल ने कहा था कि मैं उसकी तरह हूँ। उसने कहा था हमारे बीच अजीब सी समानताएं हैं। उसने ऐसा कहा? डंबलडोर ने अपनी मोटी सफेद भौहों के नीचे से हैरी की तरफ विचार पूर्वक देखते हुए कहा। और तुम्हें क्या लगता है हैरी? मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी तरह हूँ, हैरी ने अपनी उम्मीद से ज्यादा तेज आवाज में बोलते हुए कहा। मेरा मतलब है मैं तो गरुड़द्वार में हूँ, मैं तो। परंतु वो खामोश हो गया। उसके मन में छुपी शंका दोबारा उभरने लगी। उसने एक पल बाद दोबारा बोलना शुरू किया। प्रोफेसर, बोलती टोपी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं नागशक्ति में होता तो बेहतर होगा। कुछ समय के लिए सब लोग यही मानने लगे थे कि मैं ही नागशक्ति का वारिस हूँ, क्योंकि मैं सर्प भाषा बोल सकता हूँ। तुम सर्प भाषा इसलिए बोल सकते हो हैरी, डंबलडोर ने शांति से कहा, क्योंकि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, जो नागेज नागशक्ति का आखिरी बचा हुआ वारिस है, सर्प भाषा बोल सकता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जिस रात उसने तुम्हें यह निशान दिया था, उसी रात को उसने तुम्हें अपनी कुछ शक्तियाँ भी दे दी थी। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें शक्तियाँ देने का उसका कोई इरादा नहीं था। हैरी ने भौचक्का होते हुए पूछा, वोल्डेमॉर्ट ने मुझे अपनी कुछ शक्तियाँ भी दे दी हैं? निश्चित रूप से ऐसा ही लगता है, हैरी ने डंबलडोर की तरफ हताशा से देखते हुए कहा। तब तो मुझे नागशक्ति में ही होना चाहिए। बोलती टोपी को मुझे नागशक्ति की शक्तियां दिख गई होंगी और उसने इसके बावजूद तुम्हें गरुड़द्वार में रख दिया, डंबलडोर ने शांति से कहा।
मेरी बात ध्यान से सुनो हैरी, तुम में ऐसे कई गुण हैं जिन्हें नागेश नागशक्ति अपने चुने हुए विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा पसंद करता था। उनकी खुद की बहुत दुर्लभ क्षमता यानी कि सर्प भाषा, चतुराई, संकल्प, कुछ हद तक नियम तोड़ने की आदत भी। उन्होंने आगे कहा। उनकी मूंछ एक बार फिर हल्के से फड़कने लगी थी, परंतु उसके बाद भी बोलती टोपी ने तुम्हें गरुड़ द्वार में रखा। तुम जानते हो ऐसा क्यों हुआ? सोचो। हैरी ने हारे अंदाज में कहा। उसने मुझे गरुद्वार में सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि मैंने उससे अनुरोध किया था कि वो मुझे नागशक्ति में ना भेजे। बिल्कुल ठीक। डंबलडोर का चेहरा खुशी से एक बार फिर चमकने लगा। इसी वजह से तुम टॉम रिडल से बहुत अलग हो। हम क्या हैं यह हमारी योग्यताओं से नहीं बल्कि हमारे फैसलों से जाहिर होता है। परंतु हैरी अब भी अपनी कुर्सी पर स्तब्ध और स्थिर बैठा रहा। और हैरी, अगर तुम्हें इस बात का सबूत चाहिए कि तुम्हारी असली जगह गरुड़द्वार है, तो मैं यह सुझाव देता हूँ कि तुम इसे जरा गौर से देखो। डंबलडोर प्रोफेसर मैकगोनागल की टेबल तक पहुंचे। उस पर से उन्होंने खून की सनी चांदी की तलवार उठाई और हैरी को दे दी। हैरी ने उसे धीमे से पलट कर देखा। आग की रोशनी में बड़े बड़े माणिक चमक रहे थे और फिर उसने मूठ के ठीक नीचे लिखा नाम देखा, गौरव गरुड़द्वार। डंबलडोर ने समझाते हुए कहा, हैरी, सिर्फ एक सच्चा गरुड़द्वार वाला ही इस तलवार को टोपी में से निकाल सकता था। 1 मिनट तक दोनों चुप रहे। फिर डंबलडोर ने प्रोफेसर मैकगोनागल की टेबल से एक ड्रॉर बाहर खींचकर उसमें से एक कलम और स्याही की बोतल निकाली। अब तुम्हें जिस चीज की जरूरत है हैरी, वह है अच्छा भोजन और अच्छी नींद। मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि तुम नीचे जश्न में जाओ। तब तक मैं अज़्काबान में पत्र भिजवाता हूँ। हमें हमारा हैग्रिड वापस चाहिए और मुझे दैनिक जादूगर में छपवाने के लिए एक विज्ञापन भी तैयार करना होगा। उन्होंने सोचते हुए कहा, हमें गुप्त कलाओं से रक्षा के नए टीचर की जरूरत है। न जाने क्यों हमारे यहाँ गुप्त कलाओं से रक्षा का कोई टीचर टिक ही नहीं पाता है ना? हैरी उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने अभी हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि तभी दरवाजा इतनी जोर से खुला कि दीवार से टकराकर वापस लौट आया। वहां पर लूसियस मैल्फॉय खड़े थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था और उनकी बाह के नीचे डॉबी खड़ा था जिसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी थी। गुड इवनिंग लूसियस, डंबलडोर चहकते हुए बोले। मिस्टर मेल्फॉय जब कमरे में तेजी से घुसे तो उन्होंने हैरी को लगभग गिरा ही दिया। डॉबी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए अंदर आया। वो उनके चोगे के सिरे को पकड़े हुए खड़ा था और उसके चेहरे पर दहशत का भाव था। तो लूसियस मेल्फॉय ने अपनी ठंडी नजरें डंबलडोर पर जमाते हुए कहा, आप वापस आ गए। गवर्नरों ने आपको बर्खास्त कर दिया था, परंतु इसके बावजूद आपने हॉगवर्ट्स लौटना बेहतर समझा। देखो लूसियस, डंबलडोर ने शांत मुस्कान के साथ कहा, बाकी 11 गवर्नरों ने आज मुझसे संपर्क किया था। सच कहा जाए तो एक तरह से मैं उल्लुओं के तूफान से घिर गया था। उन्हें यह पता चला था कि आर्थर वीजली की बेटी की हत्या हो गई है और वे चाहते थे कि मैं तत्काल यहाँ लौट आऊँ। उनके ख्याल से इस स्थिति से निपटने के लिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अजीब कहानियाँ सुनाई। उनमें से कुछ ने तो यह बताया कि मेरी बर्खास्तगी के लिए उनके दस्तखत करवाते समय आपने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने दस्तखत नहीं किए तो आप उनके परिवारों को शाप दे देंगे। मिस्टर मेल्फॉय हमेशा से ज्यादा पीले दिखने लगे, परंतु उनकी आंखें अब भी आक्रोश में सिकुड़ी हुई थीं। तो क्या आपने हमले रुकवा दिए हैं? मेल्फॉय ने व्यंग से पूछा। क्या आपने अपराधी को पकड़ लिया है? हाँ, डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, मिस्टर मेल्फॉय ने तेजी से कहा, और वह कौन है? वही जो पिछली बार था लूसियस, डंबलडोर बोले, परंतु इस बार लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट किसी दूसरे के माध्यम से काम कर रहा था, इस डायरी के माध्यम से। उन्होंने छोटी काली किताब उठाई जिसके बीच में बड़ा छेद साफ दिख रहा था। फिर उन्होंने मिस्टर मेल्फॉय को गौर से देखा। बहरहाल हैरी डॉबी को देख रहा था। घरेलू जिन बहुत अजीब हरकत कर रहा था। उसकी बड़ी आंखें हैरी को अर्थपूर्ण निगाह से देख रही थीं। वो डायरी की तरफ इशारा कर रहा था, फिर मिस्टर मेल्फॉय की तरफ, और अपनी मुट्ठी से खुद के सिर पर कसकर मार रहा था। अच्छा, मिस्टर मेल्फॉय ने धीमे से डंबलडोर से कहा। बहुत चतुराई भरी योजना थी, डंबलडोर ने सामान्य लहजे में कहा। वे अब भी मिस्टर मेल्फॉय की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। क्योंकि अगर हैरी, मिस्टर मेल्फॉय ने हैरी पर गुस्से भरी तीखी निगाह डाली, और उसका दोस्त रॉन इस डायरी को नहीं खोजते तो जिनी वीजली पर ही सारा दोष मढ़ा जाता। कोई भी कभी यह साबित नहीं कर पाता कि उसने अपनी मर्जी से काम नहीं किया था। मिस्टर मेल्फॉय कुछ नहीं बोले। उनका चेहरा अचानक एक मुखौटे की तरह हो गया था। और कल्पना करो, डंबलडोर ने आगे कहा, उस स्थिति में क्या हुआ होता। वीजली परिवार हमारे सबसे प्रमुख शुद्ध खून वाले परिवारों में से एक है। जरा सोचो, अगर लोगों को यह पता चलता कि आर्थर वीजली की बेटी मगलुओं पर हमले कर रही है और उनकी हत्या कर रही है, तो आर्थर वीजली और उनके मगलू संरक्षण अधिनियम पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। यह तो बहुत अच्छा रहा कि हमें यह डायरी मिल गई और इससे रिडल की यादें मिट गई। अगर ऐसा नहीं हुआ था तो न जाने इसके क्या परिणाम होते। मिस्टर मेल्फॉय ने खुद को बोलने के लिए विवश किया।
बहुत अच्छा रहा, उन्होंने कड़क आवाज में कहा। अभी भी डॉबी मेल्फॉय की पीठ के पीछे से इशारे कर रहा था, पहले डायरी की तरफ, फिर लूसियस मेल्फॉय की तरफ और उसके बाद अपने माथे पर हाथ ठोक रहा था। और अचानक हैरी समझ गया। उसने डॉबी की तरफ सिर हिलाया। डॉबी खुद को सजा देते हुए कान उमटने लगा और पीछे एक कोने में चला गया। मिस्टर मेल्फॉय, क्या आप यह नहीं जानना चाहेंगे कि जिनी को यह डायरी कैसे मिली? हैरी ने पूछा। मिस्टर मेल्फॉय मुड़कर उसकी तरफ घूमे। वे बोले, मुझे क्या मालूम ये डायरी उस मूर्ख लड़की तक कैसे पहुंची, क्योंकि यह आपने ही उस तक पहुंचाई थी, हैरी ने कहा। फ्लरिश एंड ब्लॉट्स नामक किताबों की दुकान में आपने रूप परिवर्तन की उसकी पुरानी किताब उठाई थी और डायरी उसके भीतर रख दी थी, है ना? उसने देखा कि मिस्टर मेल्फॉय के सफेद हाथों की मुट्ठी बार बार बंद हो रही थी और खुल रही थी। इसे साबित करके दिखाओ, उन्होंने फुफकारते हुए कहा। अरे, कोई भी यह साबित नहीं कर पाएगा, डंबलडोर बोले और हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराए। अब नहीं, जब रिडल उस डायरी से गायब हो गया है। परंतु लूसियस, मैं आपको यह सलाह देना चाहूंगा कि आप लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की स्कूल की बाकी पुरानी चीजें भविष्य में किसी तक न पहुंचाएं। अगर और कोई चीज मासूम हाथों में पहुंची तो मैं सोचता हूं कि आर्थर वीजली उसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराने की पूरी व्यवस्था करना चाहेंगे। लूसियस मेल्फॉय एक पल के लिए खड़े हुए। हैरी को साफ दिख रहा था कि उनका दायां हाथ हिला, जैसे वे अपनी छड़ी बाहर निकालने के लिए बेताब हों। बहरहाल इसके बजाय वे अपने घरेलू जिन की ओर मुड़े। डॉबी, वापस चलो, उन्होंने दरवाजा जोर से खोला और जब घरेलू जिन जल्दी से उनके पीछे आया तो उन्होंने उसे लात मारकर सीधे दरवाजे से बाहर कर दिया। पूरे गलियारे में डॉबी चीखते हुए गया और उसकी दर्द भरी चीख दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। हैरी एक पल के लिए ठहरा और सोचता रहा। फिर उसके मन में एक विचार आया। प्रोफेसर डंबलडोर, उसने जल्दी से कहा, क्या मैं यह डायरी मिस्टर मेल्फॉय को वापस कर सकता हूँ, प्लीज? क्यों नहीं हैरी, डंबलडोर ने शांति से कहा, परंतु जल्दी, याद रखना तुम्हें जश्न में भी जाना है। हैरी ने डायरी उठाई और ऑफिस के बाहर दौड़ लगा दी। वह मोड़ के पास डॉबी की दर्द भरी चीखों को धीमा होते हुए सुन रहा था। वह सोच रहा था कि उसकी योजना सफल होगी या नहीं। बहरहाल उसने जल्दी से अपना एक जूता उतारा और फिर अपने गंदे मोजे को बाहर खींचते हुए उसके अंदर डायरी रख दी। फिर वह अंधेरे गलियारे में दौड़ पड़ा। वह सीढ़ियों के ऊपर उनके पास पहुंचा। मिस्टर मेल्फॉय, उसने हाँफते हुए कहा और दौड़ना बंद कर दिया। मुझे आपको कुछ लौटाना है, यह कहते हुए उसने अपना बदबूदार मोजा लूसियस मेल्फॉय के हाथ में जबरदस्ती पकड़ा दिया। क्या है? मिस्टर मेल्फॉय ने डायरी के ऊपर से मोजे को हटाया और मोजे को एक तरफ फेंक दिया। फिर वे गुस्से से कभी डायरी को तो कभी हैरी को देखते रहे। इसके बाद मिस्टर मेल्फॉय धीमे से बोले, हैरी पॉटर, तुम्हारा भी किसी दिन वही बुरा हाल होगा जो तुम्हारे माँ बाप का हुआ था। वे भी मूर्ख थे और दूसरों के मामलों में टांग अड़ाते थे। मिस्टर मेल्फॉय पलटकर चलने के लिए आगे बढ़े। चलो डॉबी, मैंने कहा चलो। परंतु डॉबी हिला तक नहीं। उसके हाथ में हैरी का बदबूदार गंदा मोजा था और वो इसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। मालिक ने डॉबी को मोजा दिया है, घरेलू जिन ने हैरानी से कहा। मालिक ने डॉबी को मोजा दिया है? क्या? मिस्टर मेल्फॉय ने थूक उड़ाते हुए कहा। यह तुम क्या कह रहे हो? डॉबी को एक मोजा मिल गया, डॉबी ने अविश्वास से कहा। मालिक ने इसे फेंका और डॉबी ने इसे पकड़ लिया और डॉबी डॉबी अब आजाद है। लूसियस मेल्फॉय अपनी जगह पर जमे रह गए और घरेलू जिन को घूरते रहे। फिर उन्होंने हैरी पर छलांग लगाई। लड़के, तुमने मेरा गुलाम मुझसे छीन लिया, परंतु डॉबी चिल्लाया। आप हैरी पॉटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक तेज धमाका हुआ और मिस्टर मेल्फॉय पीछे की तरफ फेंका गए। एक बार में 3 सीढ़ियां पार करते हुए वे मुड़ी तुड़ी हालत में नीचे जाकर फर्श पर गिरे। उठते समय उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उन्होंने अपनी छड़ी बाहर निकाली, परंतु डॉबी ने उन्हें चेतावनी देते हुए अपनी लंबी उंगलियां उठाई। आप अब चले जाएं, उसने मिस्टर मेल्फॉय की तरफ उंगली हिलाते हुए गुस्से से कहा। आप हैरी पॉटर को हाथ भी ना लगाएं। अब आप यहाँ से चले जाएं। लूसियस मेल्फॉय के पास और कोई विकल्प नहीं था। उन दोनों पर आखिरी बार कहर ढाती निगाह डालने के बाद उन्होंने अपना चोगा अपने चारों तरफ लहराया और तेज कदमों के साथ ओझल हो गए। हैरी पॉटर ने डॉबी को आजाद कर दिया, घरेलू जिन ने चीखते हुए हैरी की तरफ देखा। सबसे पास वाली खिड़की से आती चांदनी उसकी गेंद जैसी गोल आंखों में चमक रही थी। हैरी पॉटर ने डॉबी को आजाद कर दिया। मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता था डॉबी, हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। बस इतना वादा करो कि अब दोबारा कभी मेरी जान बचाने की कोशिश नहीं करोगे। घरेलू जिन के बदसूरत भूरे चेहरे पर अचानक एक चौड़ी दांत दिखाने वाली मुस्कान आ गई। जब डॉबी ने कांपते हाथों से हैरी का मोजा पहना तो हैरी ने कहा, डॉबी, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। याद है तुमने मुझसे कहा था कि इसका तुम जानते हो कौन से कोई लेना देना नहीं था? तो
यह एक इशारा था सर, डॉबी ने कहा। उसकी आंखें फैल गई, जैसे यह कितना स्पष्ट इशारा था कि हैरी को उसे पहली बार में ही समझ जाना चाहिए था। डॉबी आपको इशारा कर रहा था। शैतानी जादूगर के नाम बदलने से पहले सब लोग उसका नाम ले सकते थे। अब आपको समझ में आया? हाँ, मैं समझ गया, हैरी ने धीमे से कहा। अच्छा, तो बेहतर होगा कि मैं चल दूँ। जश्न हो रहा है और मेरी दोस्त हरमाइनी भी अब तक जाग गई होगी। डॉबी ने अपनी बाहें हैरी की कमर में डाली और उससे लिपट गया। डॉबी हैरी पॉटर को जितना महान मानता था, हैरी पॉटर तो उससे भी महान निकला, वह सुबकते हुए बोला। अलविदा हैरी पॉटर। और तेज चुटकी की आवाज के साथ डॉबी गायब हो गया। हैरी कई बार हॉगवर्ट्स के जश्नों में शामिल हो चुका था, परंतु इस बार जैसा जश्न पहले कभी नहीं मनाया गया था। सब अपने पैजामे पहने सारी रात वहां खुशियां मनाते रहे। हैरी नहीं जानता था कि सबसे अच्छी बात कौन सी थी। जब हरमाइनी उसकी तरफ चीखती हुई भागकर आई, तुमने इसे सुलझा दिया, तुमने इसे सुलझा दिया। या जब जस्टिन तेजी से मेहनत कश की टेबल से उससे हाथ मिलाने आया और बहुत देर तक माफी मांगता रहा कि उसने हैरी पर खामखा शक किया। या जब हैग्रिड रात को 3:30 बजे आया और उसने हैरी तथा रॉन के कंधों पर इतनी जोर से शाबाशी दी कि वे लगभग अपने केक की प्लेट पर गिर गए। या जब उसके और रॉन के 400 पॉइंटों के कारण गुरुद्वार लगातार दूसरे साल हाउस कप जीत गया। या जब प्रोफेसर मैकगोनिकल ने खड़े होकर उन सबको यह बताया कि इस उपलक्ष्य में परीक्षाएं निरस्त कर दी गई थी, जिस पर हरमाइनी बोली, अरे नहीं। या जब डंबलडोर ने यह घोषणा की कि दुर्भाग्य से प्रोफेसर लॉकहार्ट अगले साल नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उन्हें जाकर अपनी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करना पड़ेगी। इस खबर पर खुश होकर जिन बहुत से लोगों ने तालियां बजाई, उसमें कुछ टीचर्स भी शामिल थे। शर्म की बात है, रॉन ने अपनी प्लेट में एक जैम वाला केक रखते हुए कहा। मैं अब उसे सचमुच पसंद करने लगा था। स्कूल में सत्र के बचे हुए गर्मियों के दिन सूरज की चमकती धुंध में बीते। हॉगवर्ट्स एक बार फिर सामान्य हो गया था। सिर्फ कुछ छुटपुट परिवर्तन हुए थे। गुप्त कलाओं से रक्षा के विषय की क्लासें अब नहीं लगती थीं, परंतु हमने उससे वैसे भी काफी कुछ अभ्यास कर लिया है, रॉन ने असंतुष्ट हरमाइनी से कहा। और लूसियस मैल्फॉय को स्कूल के गवर्नर पद से हटा दिया गया था। ड्रेको अब स्कूल में इस तरह इतराता नहीं फिरता था जैसे वो यहाँ का मालिक हो। इसके विपरीत वह चिड़चिड़ा और अप्रसन्न दिखता था। दूसरी तरफ जिनी वीजली एक बार फिर पूरी तरह खुश दिखने लगी थी। बहुत जल्दी ही हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस से घर वापस लौटने का समय आ गया। हैरी, रॉन, हरमाइनी, फ्रेड, जॉर्ज और जिनी एक ही कंपार्टमेंट में साथ साथ बैठे। छुट्टियां शुरू होने के बाद उन्हें जादू करने की मनाही थी, इसलिए उन्होंने उन आखिरी घंटों की आज़ादी का भरपूर आनंद लिया। उन्होंने एक्सप्लोडिंग स्नैप खेला, फ्रेड और जॉर्ज के फिलिबस्टर पटाखे चलाए और एक दूसरे को जादू से निरस्त करने का अभ्यास किया। हैरी इसमें बहुत निपुण हो गया था। वे लोग लगभग किंग्स क्रॉस स्टेशन पर पहुंच गए थे कि तभी हैरी को कोई चीज याद आई। जिनी, तुमने पर्सी को ऐसा क्या करते देखा था जो उसने तुम्हें किसी को बताने से मना किया था? अच्छा वह, जिनी ने हंसते हुए कहा। देखो, पर्सी की एक गर्लफ्रेंड है। फ्रेड और जॉर्ज के सिर पर किताबों का ढेर गिर गया। क्या? जिनी बोली। वो है चील घाट की प्रीफेक्ट पेनिलोप क्लियरवाटर। पर्सी ने पिछली गर्मियों भर उसी को खत भेजे थे। वह उससे स्कूल में छुप कर मिलता भी था। एक दिन जब वो एक खाली क्लासरूम में एक दूसरे को चूम रहे थे तो मैंने उन्हें देख लिया। वह इतना परेशान हुआ जब पेनिलोप पर तुम जानते हो हमला हुआ। तुम उसे चिढ़ाओगे तो नहीं, है ना? उसने चिंता से आगे कहा। इस बारे में तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते, फ्रेड बोला, जबकि उसकी शक्ल से साफ लग रहा था जैसे उसका जन्मदिन जल्दी ही आ गया था। बिल्कुल नहीं, जॉर्ज ने खीखी करते हुए कहा। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस धीमी हुई और आखिरकार रुक गई। हैरी ने अपनी कलम बाहर निकाली और चंपत्र भी। फिर वो रॉन और हरमाइनी की तरफ मुड़ा। उसने चंपत्र पर 2 बार कुछ लिखा, फिर उसे 2 हिस्सों में फाड़ा और उन दोनों को एक एक हिस्सा दे दिया। इसके बाद उसने रॉन को बताया, इसे टेलीफोन नंबर कहते हैं। पिछली गर्मियों में मैंने तुम्हारे डैडी को टेलीफोन का इस्तेमाल करना सिखा दिया था। उनसे पूछ लेना। डसली परिवार में मुझे फ़ोन करते रहना, ठीक है? मैं सिर्फ डडली के साथ बातें करके पूरे 2 महीने नहीं गुजार सकता। यह मुझसे सहन नहीं होगा। जब वे ट्रेन से उतरे और जादू के बैरियर की तरफ जाती भीड़ में शामिल हो गए तो हरमाइनी बोली, तुम्हारे अंकल आंटी तो गर्व के मारे फूले नहीं समाएंगे जब वे सुनेंगे कि तुमने इस साल क्या कमाल किया है ना? गर्व? हैरी ने कहा। क्या तुम पागल हो गई हो? इतने सारे मौके थे जब मैं मर सकता था और फिर भी मैं बच गया। वे लोग अपने सिर के बाल नोच लेंगे। और फिर वे मगलुओं की दुनिया में जाने वाले बैरियर से एक साथ बाहर निकल गए।